नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस के अंतिम 30 दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल आए कि रिवीजन कैसे करें, टेस्ट सीरीज़ कैसे दिलाएं, आंसर राइटिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, कैसा उत्तर लिखें, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में कैसी प्रिपरेशन करें, बीच के टाइम को कैसे मैनेज करें, रिवर्स प्लानिंग कैसे करें, किस पेन का यूज़ करें, योगा ध्यान का क्या महत्व है, क्या खाएँ। ऐसे जो भी सवाल है ना, जो भी आपके मन में, पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, किस पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, 2 की कैसे करें, 4 की कैसे करें, 7 की कैसे करें, आप हमारे लिए अभी क्या करेंगे 1 महीने में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम लोग इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी। देखिए, क्योंकि आपके पास समय कम है तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिवीजन। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि एक ऐसी चीज़ बताओ भैया जिसको करने से सिलेक्शन पक्का है और जिसको ना करने से सिलेक्शन ना होना पक्का है, तो मैं बोलूँगा वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो आपका सीजीपीएससी मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये कड़वा सत्य है, मानिए ना मानिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे भैया पेपर 7 का ये बच गया है, इसका ये बच गया है। जो बच गया बचने दो, जो आप किए हो ना वो भी आप नहीं लिख पाओगे अगर उसको बार बार आप नहीं पढ़ोगे। कारण क्या होता है कि अगर आप रिवीजन नहीं किए तो वहाँ आपको आंसर लिखना है, आंसर में ना याद नहीं आता, बिल्कुल याद नहीं आता, और उसके बाद फिर टाइम की कमी पड़ती है। तो जो आप पढ़े हो ना वो भी नहीं लिख पाओगे। अभी जो पढ़ोगे वो वैसे भी उतना याद होना नहीं है। तो आप रिवीजन करिए। अब दूसरा होता है कि रिवीजन का तरीका क्या है। तो रिवीजन का तरीका ये है कि आप पूरी बुक बार बार मत पढ़िए। जो नोट्स बना लिए हैं नोट्स को रिपीट करिए। जो नोट्स नहीं भी बनाए हैं ना, अपनी बुक में छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपने सामने रखिए सिलेबस, जो आपका मेंस का सिलेबस है, और सिलेबस को ना सीधा सीधा आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट लिखा है उस पॉइंट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट याद कर लीजिए। पॉइंटर बस, कि अगर सिलेबस में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन, तो आप बस पॉइंट की जाति के बारे में विचार, अस्पृश्यता के बारे में विचार, धर्म के बारे में विचार, हिंदू कोड बिल के बारे में विचार, ऐसे करके उनके संगठन, ऐसे करके आपके पास 5 पॉइंट हैं। आपका डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो गए। गांधी जी की अहिंसा लिखा है तो अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा के प्रकार क्या हैं, और गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सत्य और अहिंसा पवित्र हैं, वो वाली बात लिख के आप ख़त्म कर दीजिए। मतलब क्योंकि देखिए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, पढ़ते हम खूब हैं लेकिन लिखने का वहाँ स्कोप ही नहीं है। जब आप एग्ज़ाम फाइनली दिलाएंगे ना, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि भाई लिखना तो 4 लाइन ही है, तो उतना ही पढ़ो ना। अब आखिरी में उतना ही पढ़ो जितना आप लिख सको। ज़बरदस्ती आपका जो चेकर है वो आपको नंबर देगा, आप जो कॉपी में लिखेंगे उसके आधार पे। आप उसके अलावा कुछ भी लिख लें ना इधर उधर का, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके पास आके दिमाग निकाल के तो नहीं देखेगा ना कि इसको बहुत बनता है, इससे बहुत बनता है। तो आपको रिवीजन करना है, बार बार करना है। हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब पहली बार रिवीजन किया, कुछ चीज़ें आपको याद है, कुछ चीज़ें आप भूल रहे हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, अब उनके आप धर्म का विचार याद है आपको, जाति और अस्पृश्यता भूल रहे हैं, तो जाति और अस्पृश्यता को ऐसे करके हाईलाइट कर दो, इस टाइप का। जब दोबारा पढ़ो तो धर्म मत पढ़ो, जाति अस्पृश्यता पढ़ो, और पॉइंट पढ़ो, अंदर मत पढ़ो। अंदर आप आराम से लिख लोगे। देखिए, सीजीपीएससी एक युद्ध है और आप हैं योद्धा। आप जा रहे हैं युद्ध लड़ने, तो अब आप ना वही काम करिए जो युद्ध में काम आना है। युद्ध में अगर काम आना है कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, इसके बारे में 4 पॉइंट लिखना है, तो वो 4 पॉइंट आप पढ़िए, छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर 4 पॉइंट पढ़िए किसी टॉपिक का, आगे बढ़िए। ऐसे करके आपको आगे बढ़ते जाना है। अगली चीज़ है टेस्ट सीरीज़ का। देखिए, मैं अभी इस पॉइंट पे बोलूँगा कि अभी तक आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे थे, अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज़ ना अब अगर लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फुल लेंथ लगाइए, बहुत मत लगाइए। रिवीजन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। 1-2 बच्चों का ये भी सवाल था कि भैया रिवीजन को फोकस करें या टेस्ट सीरीज़ को। मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा भाई रिवीजन को ज़्यादा फोकस करिए। टेस्ट सीरीज़ का मतलब बस यही है कि आपको वहाँ समय कम नहीं पड़ना चाहिए। वो आप एक लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक गति का रहता है, आप पहला पेपर हिंदी लिखेंगे तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी। बहुत है तो आप ना पॉइंट में लिख लीजिए, कि जैसे टेस्ट सीरीज़ भी दिला रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन देख लीजिए, उसको ना पॉइंट में लिख लो कि अच्छा इसका ये है। पूरा आप लिखने बैठेंगे ना 3-3 घंटे, तो 7 पेपर मतलब 21 घंटे। कई लोग 3 राउंड टेस्ट सीरीज़ का लगा रहे हैं, फुल राउंड, तो 21 तियाँ कर लो कितना होता है 63। तो 63 घंटा मत खराब करो, बहुत उसका आउटपुट नहीं आता। और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा तब है जब आप 3 घंटा टेस्ट दो और उसका 6 घंटा एनालिसिस करो। उतना आप लोग करते नहीं, बस दे के आ जाते हो टेस्ट, उसका फ़ायदा नहीं है। तो एक टेस्ट दिलाइए,
अभी तक दिला लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं वो तो और लोड मत लीजिए, वो रिवीजन करिए। अब मैं सलाह दूंगा, इससे पहले मैं बोल रहा था टेस्ट सीरीज़, अब मैं सलाह दूंगा कि भाई पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए। टेस्ट सीरीज़ एक फुल लेंथ दिला दीजिए सभी पेपर का, जिससे आपको पता रहे कि लिखना कैसे है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और जब फाइनल पेपर दिलाने जाना तो पहले मिनट से तेज लिखना, मतलब वहाँ आप धीमे मत करना। टाइम कम पड़ता है इसीलिए टेस्ट सीरीज़ दिलाया जाता है। टाइम अगर आप मैनेज कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत टेस्ट सीरीज़ दिला के गए फिर भी टाइम कम पड़ा। एक चीज़ और आपको मोटिवेट करने के लिए बोल दूं कि मेरा जब रैंक आया था जिस अटेम्प्ट में, उस अटेम्प्ट में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाया था। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो टॉप 10 में थे और बिना टेस्ट सीरीज़ दिलाए पहुँचे। अगला है प्रेफरेंस। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया प्रेफरेंस बता दीजिए कि किस पेपर को हम ज़्यादा ध्यान दें, किसको कम दें। तो सबसे ऊपर है पेपर 2। पेपर 2 इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि ये 200 नंबर का है। 200 नंबर मतलब समझ रहे हैं, जो आप पेपर 3 पढ़ते हो ना कि पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, पूरा भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा लोक प्रशासन, पढ़ के जितना नंबर आता है उतना नंबर पेपर 2 अकेले देता है। और वो पूरा पढ़ के भी आपका 100 नंबर ही आता है, पेपर 2 150 भी देता है। तो आपको पेपर 2 को खूब ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, इसको नेग्लेक्ट मत करिए। छत्तीसगढ़ में अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको टॉपिक पता रहता है कि इससे ही ऐसे आना है, वो आप पढ़ के जाते हो, वहाँ उतार देते हो। तो अब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पेपर 2 को दीजिए। सेकंड प्रेफरेंस दीजिए पेपर 1 को, मतलब भाषा को। भाषा में भी मैं बता दूं, पहले हिंदी को दीजिए, फिर छत्तीसगढ़ी को दीजिए, फिर इंग्लिश को दीजिए। हिंदी को अच्छे से दीजिए क्योंकि 100 नंबर का है, अच्छे से हो, जो पत्र जो भी है आपका, पर्यायवाची, अनुलोम विलोम जो है सब अच्छे से याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा और उसके बाद इंग्लिश भाषा। हिंदी छत्तीसगढ़ी जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए, जैसे हम लोग विनय पाठक से सलाह देते हैं, लेकिन आप जिससे अभी तक पढ़ रहे हैं उसी से पढ़िए। और इंग्लिश जिसकी थोड़ा भी वीक है ना, छोड़िए कुछ मत। इंग्लिश ना आप पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर लगा के चल दीजिए, आधे सवाल वहीं से आएंगे। इतना कर लो, कम से कम पर्याप्त हो जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस आप दीजिए मैथ्स को, उसके बाद दीजिए साइंस को, और उसके बाद दीजिए ईवीएस को। मतलब पेपर 4 मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको वो दे दिया प्रेफरेंस की, मैथ्स, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट। फिर पेपर 7 दीजिए। कारण यह है कि पेपर 7 हम बिल्कुल नहीं पढ़ते अपने तैयारी में, प्री की तैयारी में। फिर पेपर 6 को दीजिए, फिर 5 में आ जाइए, फिर 3 में आ जाइए। 3 में भी छत्तीसगढ़ के इतिहास को ज़्यादा फोकस करिए। जो 75 नंबर वाले अंग है ना, अंश हैं, उनको ज़्यादा फोकस करिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पेपर वाइज कैसे कैसे पढ़ना है, वो देख लेंगे। अगली चीज़ है रिवर्स प्लानिंग करिए। रिवर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी प्लानिंग। उल्टी प्लानिंग मतलब आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है 24 जून से, अभी अपन खड़े हैं 21 मई में, ठीक? तो अब जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ से 24 जून काउंट कर लीजिए। 24 जून को एग्ज़ाम है, मतलब ये मान लीजिए कि 23 और 22 और 21 और 20। मेरी सलाह मानिएगा, अगर आपको सेलेक्ट होना है, ये 4 दिन आप दे दीजिए पेपर 1 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। 20, 21, 22, 23 आप काउंट ही मत करिए, मतलब इनको, क्योंकि ये जो पेपर 1, 2 अगर आपका बन गया ना, अच्छे से नंबर आ गया तो सेलेक्ट करा देगा ये। तो आखिरी के 4 दिन आप प्योर दे दीजिए पेपर 1 और पेपर 2 को। अब आपके पास आ गया 19 जून। अब आपको आज से लेके 19 जून तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? अब आप ये देखिए, 19 जून से पहले आप एक हफ्ता और ले लीजिए, मतलब 12 जून। तो 12 जून तक आपका सिलेबस, अभी मैं बोलूँगा 2 बार, इससे पहले अगर आप कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, 2 बार कम से कम करिए। तो 21 मई से 12 जून तक एक बार सिलेबस ख़त्म करिए, और 12 जून से 19 जून तक एक बार सिलेबस ख़त्म करिए। सिलेबस ख़त्म कैसे करना है? अब आपको देखिए, फिर वही रिवर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आपका जैसे 24 को पेपर है, उसके बाद 25 को पेपर है। जो पहली बार दिला रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर 26 है, फिर 27 है। जो बाद वाले में है वो भी भूल जाते हैं। अब आपका पेपर है 9 और 2 से 5, मतलब आपको क्या करना है, 9 से 12 पेपर है, और मान लीजिए 23 तारीख की बात मैं किया, इधर तो चलिए आप भाषा ही पढ़ेंगे। अब 2 से 5 आप दिला के आए, 24 तारीख को निबंध का पेपर, 6 बजे तक आप घर पहुँचे। उसके बाद 25 तारीख को 9 बजे आपका पेपर 3 है। अब ये 6 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपको तैयारी करना है। उसमें से आपको सोना भी है, खाना भी है,
घर वापस जाना है और वापस घर से एग्ज़ाम सेंटर आना है और उसके बाद पढ़ना भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय कितना बचा पाएंगे? मान लीजिए आप 11 बजे सो जाते हैं और 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, जो भी करते हैं। दूसरी चीज़ आगे हम लोग बात करेंगे, नींद भी पर्याप्त लेना है। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम कोई निकाल पाता है ना तो 6 घंटे निकाल पाता है। इससे ज़्यादा आप निकाल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सोइए भाई, फिर आप नींद को कंप्रोमाइज़ करके निकालोगे। 6 घंटा मतलब एक पेपर के लिए 3 घंटे। 6 घंटे में मैं ये भी जोड़ रहा हूँ 9 से 12 और 2 से 5 जो होता है ना, तो ये जो 12 से 2 के बीच का समय, यहाँ आधे घंटे तो आप इधर उधर करिए। पेपर तो जैसे ही निकले ना, जो पिछला पेपर है उसको बिल्कुल ऐसे ज़मीन में उसकी कब्र खोद के गाड़ दीजिए। ऐसा गाड़ो कि वो 3 दिन तक ना निकल पाए। ये ध्यान से सुन लो भाई, सही में कई लोग ना उसी में अटके रहते हैं कि ये हिंदी में ये गलत कर दिया, फिर दिमाग ना अगले पेपर में पिछले में रहता है, आपके वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो कब्र खोदिए, जैसे अपन पेपर 1 दिलाते हैं ना प्रीलिम्स में, पेपर 2 जब सीसेट होता है तो 2 घंटे नहीं चर्चा करते, जो करते हैं वो नुकसान में रहते हैं। तो आपको कब्र खोदना है, गाड़ना है और दफना देना है उसको इतने अंदर कि 3 दिन वो बाहर ना निकल पाए। फिर 12 से 2 के बीच जो भी आपको लाइट नाश्ता करना है, खाना करना है, पढ़ने बैठना है, तो यहाँ आप 1 घंटे निकालते हैं, रात को और सुबह मिला के 5 घंटे मैक्सिमम निकालेंगे। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास मोटा मोटा 3 घंटा है। ठीक, तो अपने को रिवीजन जब करना है ना ये पिछले फेज में भी, तो ये मान के चलना है कि 3 घंटे में एक पूरा पेपर, मतलब पेपर 3 3 घंटे में निपटा सकूँ मैं, पेपर 4 3 घंटे में निपटा सकूँ, पेपर 5 3 घंटे में निपटा सकूँ, पेपर 6 3 घंटे में निपटा सकूँ। अब ये 3 घंटे को आप कैसे डिवाइड करते हैं, वो आप एक 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 करके भी बांट सकते हैं कि पेपर 3 में मान लीजिए 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 आपका भारत का इतिहास, वो 1 घंटे में निपटाना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास 1 घंटे में, संविधान लोक प्रशासन 1 घंटे में। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट और तीसरे को 40 मिनट। नंबर के हिसाब से भी बांट सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ऐसा बांट के रखना है और ये फोकस करना है कि पूरा जो इतिहास है वो आपका 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो जाए या 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, तभी आपका अच्छे से मेंस जाएगा। ये आपको फोकस करके रखना है। और ये जो दिमाग में आता है ना फालतू ख्याल की रिवीजन नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे इतने कम समय में, तो उसका तरीका बस यही है कि आप बस ना पॉइंट पढ़िए। मतलब कुछ भी आया, जैसे आया भारत में उपनिवेशवाद, तो 1 2 3 4 खत्म। भारत में जमींदारी उदय हुआ, उसके बाद ये नियम थे, यहाँ थी, इतने प्रतिशत एरिया में थी, खत्म। महलवारी ये लाए, यहाँ थी, ये विशेषता है, खत्म। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, मूर्ति पूजा का विरोध, बात खत्म। तो आपको ऐसे ना ध्यान रखना है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आपके दिमाग में रहेगा ना कि इतिहास 1 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, तो फिर आप ऐसे ही पढ़ोगे। जब आपको रहता है ना कि अच्छे से पढ़ना है, एक एक पढ़ना है, तो फिर आदमी बहुत पढ़ने लगता है। अगला जो कॉमन सवाल आया वो आया कि भैया बहुत डर लग रहा है। तो आपको मैं वही ऐड देखे होगे आप, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और डर के आगे जीत है। तो डर देखो नॉर्मल है। डर अगर आपको नहीं लग रहा है ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, डर तो लगेगा ना। मतलब नॉर्मल चीज़ है भाई, मतलब एग्ज़ाम दिलाना है तो लगेगा कि होगा कि नहीं, इतने लोग दिला रहे हैं ऐसा है। लेकिन ना फालतू का मत डरो, मतलब डरने वाले आप अकेले नहीं हो, हर कोई डरता है, हम लोग भी डरते थे, जो भी एग्ज़ाम दिलाया आज तक हर कोई डरा है। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि डर नहीं लगता या ऐसा है वैसा, और जो ऐसा बोलता है वो फिर आपको डरा रहा है ज़बरदस्ती। तो डरना तो है ही नहीं। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से भी डर के रहो जो आपको डराते, मतलब उनसे थोड़ा सा दूर रहो। मतलब ऐसे लोग अगर आपको आके बताए ना कि भाई ये पढ़ना है, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी आने वाला है, बोलो हाँ भाई तेरे सेट में आएगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ना इंटरव्यू में भी हम लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई देखो वहाँ तो और डर लगता है, क्योंकि वहाँ 4 लोग बैठे हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो अपने मामा का नाम भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग वही समझाते हैं कि भाई अगर डरे ना तो नंबर और कम होगा। तो ये एग्ज़ाम भी ऐसा है कि अगर आप डरे ना तो आपका 4-5 नंबर हर पेपर में कम होगा, क्योंकि खुल के खेलना है ना यार। अब जैसे क्रिकेट की आप IPL देख रहे हैं, कोई डर के खेलता है ना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये इनिंग अच्छी नहीं गई तो फिर मेरा क्या होगा, तो उसका परफॉर्मेंस नहीं आता। और कोई ऐसे जाके खेलता है ना कि बस मारना है यार, सेलेक्ट हूँ ना हूँ, अगले उसमें खिलाएं ना खिलाएं, तो वो अच्छा खेल जाता है। तो डरने से आपका परफॉर्मेंस कम होता है।
थोड़ा मोड़े डर से ना, जैसे वो डर अच्छा है कि यार होगा कि नहीं तो और पढ़ते हैं, जो घुमक्कड़ लोग हैं उनके लिए डर अच्छा है कि वो पढ़ रहे हैं थोड़े से डर से। लेकिन अगर आप ज़्यादा डर गए और आपकी पढ़ाई और कम हो गई या एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हुई तो वो डर खतरनाक है। थोड़ा भी लग रहा है नॉर्मल है, आपको अगर लग रहा है मेरा सिलेबस नहीं हुआ, पेपर ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, जो पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सबके साथ होता है वो, आप अकेले नहीं हो। एक चीज़ और, ऐसा कोई दोस्त अगर आपका जो बोले कि मैं सब पढ़ लिया हूँ भाई, सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, जो नहीं है सिलेबस में वो भी पढ़ लिया, या आप टेस्ट सीरीज दिलाए और ऐसी कोई टेस्ट कॉपी आ गई जिस जिस जो सब लिख दिया है, मतलब 50 नंबर का सवाल है उसमें 50 आ रहा है, 75 में 72 आ रहा है, तो ऐसे लोग को ना टॉप करने दो सही में। मतलब मैं अपने पूरे जीवन में ऐसे जो भी लोग मेरे को मिले ना, जो जिनकी टेस्ट कॉपी देख के लगा कि ये तो यार सर्वज्ञ है, या ऐसा कोई दोस्त जो बोला मैं सब पढ़ लिया हूँ, कभी सिलेक्शन नहीं होता उनका। पता नहीं वो उसके बाद कहाँ मिलते हैं। प्रीलिम्स में भी आपको मिले होंगे, मेरा 160 आ रहा है, अभी मेंस नहीं दिला रहे हैं वो। तो ऐसे करने वाले ना, कुछ कुछ लोग की आदत रहती है दूसरे को डराने की, माहौल बनाने की। उनको लगता है कि हम दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके अपना बढ़ा लेंगे। तो आप ऐसे लोग अगर मिले ना तो बोलो भाई ऐसा तो नहीं है कि एक सीट है, तू टॉप कर ले बाकी दूसरी सीट मैं ले लूँगा। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक रूल अपने दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे आपको निगेटिविटी आती है, मतलब उससे बात करके आपको डर लगता है, निगेटिविटी आती है, कोई भी व्यक्ति हो, आपका स्पेशल दोस्त हो, स्पेशल फ्रेंड हो, आपके घर वाले हों, आपका अच्छा दोस्त हो, आपकी सहेली हो, कुछ भी हो, सहेला हो, आप ना उनसे 30 दिन दूर हो जाओ। मतलब जहाँ से भी आपको थोड़ा भी लग रहा है कि निगेटिविटी आ रही, मैं और डिप्रेस हो रहा हूँ, मेरे को और नुकसान हो रहा है, वहाँ से दूर हो जाओ। दूसरा, जहाँ आप जा रहे हो और आपको लग रहा है मेरा टाइम पास हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड चर्चा नहीं हो रही, मैं एग्ज़ाम से दूर हो रहा हूँ, वहाँ से भी दूर हो जाओ। ये जीवन का रूल है, इसको कर लिए तो आपका हो जाएगा। अगली चीज़ है मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे बोले भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने का। एक तो देखो मोटिवेशन का सोर्स ये है कि भाई आपका प्रीलिम्स हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 4 बार मेंस दिलाया और इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगले बार हो सकता है आपका भी ना हो। तो ये मान के दिलाओ कि भाई आखिरी है, मतलब फिर से इस दुष्चक्र में क्यों फंसना। फिर प्रीलिम्स आप मेहनत किए होगे, पिछला आप याद करो कितना मेहनत किए, और उसके बाद 1 महीना तक परेशान हुए कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 160 वाले लोग भी थे। तो इस दुष्चक्र से बाहर आना है। दूसरे आपके पेरेंट्स हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उनकी आँखों की खुशी जो है, मतलब वो बयां नहीं कर सकते अपन। तो भाई उनके लिए पढ़ लो। तीसरा, खुद के लिए पढ़ लो यार। खुद के लिए क्यों? क्योंकि ना ये सबसे अच्छा मौका है। अभी अगर आप थोड़ा भी पीछे हो गए, देखो अभी आप चलो अब सोचे कि ऐसा हो रहा है, अगला अटेम्प्ट दिलाओगे फिर वही होगा ना, फिर डर होगा, फिर मोटिवेशन नहीं आएगा। जब अभी नहीं आया तो अगले में तो और नहीं आएगा ना। तो इसको मानो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, बार बार इस दुष्चक्र में नहीं फंसना है। 1 महीने की बात है यार, पढ़ना है फिर छोड़ो। मतलब मोटिवेशन बाहर से मत खोलो, कोई आपको फुला देगा ना फुग्गे टाइप, उसमें मत फूलो। थोड़ा मोड़ा गाना सुन लिया करो, जो कुछ भी आरंभ है प्रचंड टाइप का, और दिन भर फूलो, बढ़िया से पढ़ाई करो बस। मतलब ना ये सब के लिए आपके पास समय ही नहीं रहना चाहिए आपके पास। वही मैं आगे बता रहा हूँ कि आप अपना डेली और वीकली टारगेट फिक्स कर लो। वो आप कैसे करोगे? रिवर्स प्लानिंग करोगे, जो हम लोग बात किए। अब आपको पता है कि 14 जून तक मेरे को पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो आज से 14 जून की आप प्लानिंग कर लो कि ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, आपके जो टेस्ट सीरीज़ दिला रहे हैं उसके हिसाब से सिंक कर लो। लेकिन दो अपोजिट मत करो। कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज़ में इतिहास आना है और उनकी प्लानिंग में इस बार फिलोसॉफी पढ़ने का है, तो भाई दोनों में फंस जाओगे ना, बीच में फिर छूल जाओगे आप। तो आप टेस्ट सीरीज़ अगर दिला रहे मन से तो उसी की प्लानिंग के हिसाब से कर लो, लेकिन टारगेट फिक्स करो। और ऐसा मानो यहाँ तक मेरे को ख़त्म करना है अपने सिलेबस, फिर उसके हिसाब से वीकली टारगेट बनाओ, इस हफ्ते मेरे को कितना करना है, उसके हिसाब से डेली बांट लो कि डेली मेरे को आज, जैसे आज रात को आप सो रहे हैं तो कल का आप बना लो कि हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास मान लो मेरे को इतना पढ़ना है और फिलोसॉफी का इतना पढ़ना है। ये आपका टारगेट है। आप लिख के सोइए बढ़िया कि ये पढ़ना है, और टाइमिंग भी बना लो कि मेरे को सुबह उठूँगा, फिर यहाँ फ्रेश होकर रीडिंग रूम जाऊँगा या लाइब्रेरी या जहाँ भी घर में पढ़ूँगा, इतने से इतना ये पढ़ूँगा, फिर इतने से इतना ये पढ़ूँगा। ऐसे करके पूरा ना टाइमिंग बना लीजिए और एक डायरी बना लीजिए। मैं तो बोलूँगा आपको डायरी में लिखते जाओ कि 9 से 10 मेरे को पढ़ना है हिस्ट्री,
और जब पढ़ लो ना तो ऐसे टिक मार दो। फिर 10-10 से 11-10 मेरे को पढ़ना है, फिर से हिस्ट्री, उसको टिक मार दो। और कम से कम 2 सब्जेक्ट रखो एक दिन में, एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन भर मत पढ़ो। टाइमिंग का भी ध्यान दे। टाइमिंग ये कर सकते हो कि जो मॉर्निंग का टाइम है ना, उसमें आप कोशिश करो कि आप पढ़िए वो सब्जेक्ट जो याद करना है। रात के टाइम वो पढ़िए जो बनाना है, जैसे मैथ्स हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट रात को करिए। दिन को जब नींद आती है तो ऐसे सब्जेक्ट रखिए जिसको याद कम करना है। तो ऐसा टाइमिंग कर सकते हो आप। इसके बाद पूरा पेपर जो है ऐसा आप करिए कि 3 घंटे में रिवाइज हो सके, जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। क्योंकि भाई टाइम तो अपना उतना ही है। बीच में जैसे आप 24 के बाद 25 के बीच में टाइम तो आपके पास मैक्सिमम 3 घंटे का ही मिलेगा ना एक पेपर पढ़ने का। तो अभी से वो प्लानिंग करके चलिए, वो ऐसा बना के चलिए। नहीं तो उतनी बड़ी मोटी बुक लेके ना, मतलब मैं ये देखा हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 2 से मतलब 12 से 2 का टाइम रहता है ना, इसमें कई लोग बुक भर के लेके आते हैं, मतलब बैग भर के बुक लेके आते हैं, मोटी मोटी किताब। कैसे पढ़ लेंगे बताओ वो 1.5 घंटे में? नहीं पढ़ पाते तो फिर डिमोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन क्या है ना कि जैसे आपके सामने ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है, आप ये 4 टॉपिक पढ़े, वो पढ़े और आपको याद हो गया तो आप मोटिवेट हो जाओगे। आप पढ़े और आपको लग रहा है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सीधा सा खेल है। तो वही पढ़िए जो कर सकते हो भाई, मोटिवेट होते जाओगे, याद होते जाएगा। एक याद करने का तरीका और है कि जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए राजर्षि तुल्य वंश, तो आप ऐसे करके आंख बंद करो, आंख बंद के राजर्षि तुल्य वंश आया तो मैं ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। 4 चीज़ आपको याद आई, आप अब कापी देखो, उसमें 6 चीज़ लिखी है, तो जो 2 चीज़ भूले उसको टिक कर लो, उसको हाईलाइट कर दो, आगे बढ़ जाओ। वो 2 चीज़ फिर से पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। अगले बार जब आओ ना तो फिर आंख बंद करो, फिर देखो, हो सकता है 2 में से 1 अब आपको याद हो गई, 1 भूल गए तो उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दो, फिर आओ, फिर करो। तो जो हाईलाइट किए हो ना उसी को दोबारा पढ़ो और दिमाग को जोर डालो याद करने के लिए। जब आंख बंद करके आप याद करोगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में भी तो वही होगा ना। एग्ज़ाम हॉल में सामने बुक तो रहेगी नहीं, आप आंख बंद करोगे, सोचोगे, आपको याद आ जाएगा। तो वैसा करने की कोशिश करो। दूसरा, पॉइंट में बिल्कुल रेडीमेड बना के रखो। अगला है कि एग्ज़ाम के हिसाब से ना अपनी पूरी दिनचर्या बना लो। मतलब एग्ज़ाम आपका 9 से 12 होना है, 2 से 5 होना है, तो पहली चीज़ इस टाइम सोने की आदत मत डालो। 10 बजे सो के उठ रहे तो फिर नींद आएगी ना। 2 से 5 दिन को सो रहे, नींद आएगी। दूसरा, अब दिन में जग रहे तो रात को तो सोना पड़ेगा। तो अभी जो निशाचर हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या करिए, अब अपनी बॉडी क्लॉक को ऐसा बनाइए कि रात को सो जाइए और सुबह उठ जाइए। 1 महीने में आराम से आपकी बॉडी क्लॉक ऐसी हो जाएगी। नहीं तो फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप कितनी भी कोशिश करो, प्रीलिम्स में ऐसे बहुत लोग के साथ होता है कि उसी दिन सोचते हैं कि अब आज रात को 10 बजे सोना है और वो सोचते सोचते सुबह हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको भाई। अभी से अगर आप बना लोगे ना रात को, हम लोग को तो आराम से नींद आ जाती है, तो जिनका वो आदत है ना उसको नींद आ ही जाएगी। तो रात को अभी से सोने की आदत बनाओ, सुबह जगने की आदत बनाओ। ऐसा कुछ नहीं होता कि रात को पढ़ाई ज़्यादा होगी, भाई सुबह कर लो, दोपहर को कर लो। अगली चीज़ है अपने जीवन में ना, योग हो गया, ध्यान हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो। योग कुछ नहीं तो अनुलोम विलोम करो, ऑक्सीजन जाना जरूरी है। ध्यान कुछ नहीं तो योग निद्रा कर लो, रात को सोते सोते लगा लो तो रिलैक्स हो जाओगे आप। एक्सरसाइज कुछ नहीं तो बस वो जो पीटी स्कूल में कराते थे हाथ तो ऐसे वाला, वो कर लो। कुछ नहीं तो वॉक तो कर ही लो यार, क्योंकि ना आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी बीमार हुए ना तो ये जितनी मेहनत है आपकी पिछले 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, सब बर्बाद हो जाएगी। अगर आप बीमार हुए तो आपको अपने को बीमार नहीं होना है, जिस हालत में अभी उससे भी फिट करना है। तो एक ये करना है। दूसरा, खाना पीना 24, 25, 26, 27, 27 को 7वां पेपर दिलाने के बाद जो खाना है ना वो खाना, मेरे तरफ से खा लेना भाई, मेरे पास आ जाना, मैं खिला दूंगा। लेकिन अभी ना, अभी ये सब छोड़ दो। मतलब अभी ये सब बाहर का खाना क्या नुकसान कर दे आपको कुछ नहीं पता ना, मौसम भी गर्मी का है। तो खाना पीना कंट्रोल में रखो, पानी खूब पियो और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। एक चीज़ ये मैं बोल रहा था कि जैसे आप पढ़ते हो ना, एक ये साइंटिफिक बना भी दिया मैं, कि जैसे जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा जो रिटेंशन होता है शुरू के 50 मिनट बढ़ते जाता है, मतलब याद होते जाता है। लेकिन 50 मिनट के बाद ना ये जो लेवल है वो ऐसे डाउन हो जाता है। कुछ भी चीज़ है, आप 50 मिनट लगातार पढ़िए, उसके बाद आपका लेवल डाउन होने लगेगा। तो आप क्या करिए, 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट रेस्ट करिए। रेस्ट मतलब पढ़ना छोड़ दो, थोड़ा सा टहल लो, बातचीत कर लो, बस मोबाइल नहीं उठाना है। कई बार बोल चुका मैं, मोबाइल उठाए फिर रील स्क्रॉल किए और फिर कब तक करोगे आप समझ ही नहीं पाओगे और उससे रेस्ट भी नहीं मिलता।
10 मिनट मेडिटेशन कर लो। योग निद्रा जो मैं आपको बोल रहा था ना, एक बार करके देखना। 10 मिनट मेडिटेशन यूट्यूब में सर्च करना, बहुत सारे हैं, चालू कर देना मोबाइल में, लेट जाना, बस वो जो बोलेगा वैसे करते जाना, रिलैक्स हो जाओगे आप। 10 मिनट रुको, फिर बैठो पढ़ने के लिए, फिर आपका रिटेंशन अच्छा होगा। 50 मिनट फिर पढ़ो, फिर गैप लो 10 मिनट का, फिर 50 मिनट पढ़ो। दूसरी चीज़, जो जो चीज़ आपको लगता है ना कि पढ़ाई के समय लग सकती है आपको, जैसे पानी है, कुछ सूखा नाश्ता है, तो वो उठाने लेने जाओगे पानी तो फिर और कुछ हो जाएगा, तो अपने पास रखो। दूसरी चीज़। तीसरी, जो चीज़ आपको लगता है ना डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उसको दूर रखो, जैसे मोबाइल है उसको दूर रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा अभी। अगला, अपनी दिनचर्या के मालिक खुद बनो। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपका टाइम है 5 से 6 मैं ये पढ़ूंगा, आपका दोस्त आया बोला चल चाय पी के आते हैं यार, आपको लगेगा यार बहुत दिन बाद बोला चलो पी लेते हैं, तो ऐसे करके ना आप डिस्टर्ब होगे। किसी का फ़ोन आ गया बहुत दिन बाद, आपके चाचा के मौसे का, आपको लगेगा इतने दिन बाद लगाएं बात कर लेता हूँ यार, आपके पुराने दोस्त का आ गया। तो आप अगर कुछ डिसाइड किए हो कि मेरे को ये करना है तो आपको वो करना ही है। आप अपने मालिक खुद बनो कम से कम 30 दिन के लिए। आप अगर सोचे हो 5 से 6 तो उसको बोल दो, बुरा मानने दो, मतलब वो बुरा मान रहा है ना तो मानने दो बुरा, लेकिन भाई बाद में सब समझ जाते हैं। कहीं शादी है, मानने दो बुरा कि बोले यार तेरे बिना तो मैं शादी ही नहीं करूँगा, तो मत कर भाई, वो कर लेगा और बाद में आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो आपको दोबारा बुलाएगा, ज़बरदस्ती बुलाएगा और बताएगा कि ये मैं ही इसको बोला था कि मेरी शादी में मत आना। तो खुद मालिक बनना है। इसके बाद है कि आधी लड़ाई तो पढ़ाई है, आधी लड़ाई एग्ज़ाम हॉल में है। तो आपको अभी से अपने दिमाग को तैयार रखना है। पहला किससे तैयार रखना है कि कठिन सवाल आएंगे। पेपर 1 हो सकता है पहले दिन का पेपर 1 और पेपर 2 आपका बहुत बिगड़ जाए, हो सकता है आप पेपर 2 में जितने ऐसे तैयार करके गए हो कुछ ना आए। तो आपको क्या करना है कि अभी से ना अपने दिमाग को तैयार रखना है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि कठिन सवाल भी आ सकते हैं, पहले दिन का पेपर भी बिगड़ सकता है। हो सकता है कि आपका बिगड़ा और दूसरा आदमी खुश होकर निकला है। कुछ लोग का मुंह ही रहता है, खुश दिखते ही हैं वो, तो वो भले अंदर से दुखी हैं, खुश दिखते हैं, आपको लगता है यार मेरा ही बिगड़ा है, ये देखो इतना खुश होकर निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आपका मेंटल वो है ना टफनेस या मेंटल जो आपका स्ट्रेंथ है उसको बना के रखना है। आपको ये मानना है कि भाई पहली गेंद थी मिस हो गई, दूसरी गेंद है मिस हो गई, अगली में छक्का मारना है ना, तीसरी में छक्का मारेंगे वो भी मिस हो गई, चौथी में मारना है, मतलब वेट करना है। और ये मानिए कि अगर आप इतना पढ़े हैं ना तो अगर आपका बिगड़ रहा है तो सबका बिगड़ रहा है। सबका अलग अलग लेवल रहता है। आप सोचते हो मेरा 150 से कम में बिगड़ेगा, दूसरा 100 मान के चला तो 100 वाले का 120 आ रहा है तो वो खुश है, 150 सोचने वाले का 120 आ रहा है तो वो दुखी है। तो अंतर वही है, लेकिन नंबर तो उतना ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरी किताब से पढ़ा है, दूसरे गोले से आया है, इसी गोले का है, इसी छत्तीसगढ़ का है, तो दिक्कत नहीं होती। मतलब आप अभी से बना के रखिए कि हो सकता है मेरा पेपर जैसा मैं चाह रहा हूँ उससे कठिन आए, बिगड़ जाए, बाकी लोगों का बने। वहाँ जलन भी नहीं करना है। क्या होता है ना कि अपन कोई ऐसे नहीं पढ़े, मेरा दोस्त वो पढ़ लिया और वही ऐसे आ गया तो मेरे अंदर आ जाता है साला बताओ उसका बन गया होगा। तो वहाँ ये सब नहीं सोचना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में जितना बेस्ट कर सकते उतना करना है, दिमाग को शांत रखना है, काम रखना है और बनाना है। ये सब सोचना ही नहीं है। कठिन सवाल आया, जो बन सकता है वो बनाना है। इसके अलावा अभी से पेन किस से लिखेंगे प्लानिंग कर लीजिए। नाश्ता उस दिन सुबह क्या खाएंगे, बीच में क्या खाना है, बीच के टाइम को कैसे यूज़ करना है। चादर ले जाओ भाई, वहीं बैठ जाना, जगह नहीं मिलती पेड़ के नीचे। ट्रेवल मतलब वहाँ जाना किससे है, मतलब वो ऐसा ना हो कि आपके घर से बहुत दूर है आपके एग्ज़ाम का सेंटर, ऐसा कुछ है तो आपके दोस्त का घर आसपास है वहाँ रहो। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ना वो 12 से 2 वाला टाइम जाके आधा घंटा सो लेता था, आसपास दोस्त लोग का घर रहता था। तो मेरा अपना तरीका है, सबका अपना अपना रहता है। जो आपका तरीका है वो करिए, मत सोइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ना मतलब तैयारी ऐसे करिए कि वहाँ पे क्या करना है अभी से आपके दिमाग में रहे कि ट्रेवल कैसे करना है। पानी लेके ही जाना है, पानी नीचे रखना है। कई लोग ना ऊपर रख लेते हैं बेंच में, धोखे से गिर गया तो आपकी पूरी मेहनत गई। ग्लूकोज चाहे अभी से पीना चालू कर दिए, आपका वहाँ सूट करता है तो रख सकते हैं ग्लूकोज घोल के भी। तो ये सब की अभी से प्लानिंग करना है। आंसर राइटिंग में अभी से सोचना है कि भाई ऐसे कई सवाल आएंगे जो मेरे से नहीं बनेंगे, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ यही सवाल डिफरेंस होते हैं जो किसी से नहीं बनते और जो वहाँ अच्छे से बना लिया ना, अच्छे से डील कर लिया। जैसे वो 57 की क्रांति के बारे में आरसी मजूमदार क्या कहे, कोई पढ़ के नहीं गया था उसको। कई लोग को उसमें 6 नंबर भी मिला है जो केवल यही लिखे हैं कि पहला स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था। तो
तो वहीं आपको अपना दिमाग लगाना है, अच्छे से बनाना है। आप वो वीडियो हम लोग का देखे ही होंगे, इतिहास के सवाल नहीं बनते तो कैसे बनाएं। तो वैसे सभी सवाल आप बना सकते हो, जो आपसे नहीं बनते उनको भी। आंसर बार बार मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज लिखना है, जो पूछा है वही आंसर देना है, मतलब जो पूछ रहा है एग्जैक्ट उसी को बताना है। ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, मैप इनका यूज़ करना है। छोड़ना तो कुछ नहीं है, छोड़ना पाप है, महापाप है। पहले राउंड में आप जो बन रहा है वही बनाइए, किसी में अटकिए मत। ये सवाल नहीं बन रहा है वहीं सोच के नहीं बनाना है, उससे टाइम कम पड़ेगा। और दूसरे राउंड में नीचे से, मतलब बड़े सवाल पहले बनाइए फिर छोटे बनाइए। आखिरी में 2 नंबर वाले आप ना 10 सवाल बना सकते हो, बस 2-2 लाइन लिख दोगे, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग सवाल नहीं बना सकते। तो पहला आप ये जो आपकी स्ट्रेटजी अभी टेस्ट सीरीज़ में है वो अच्छी है। अगर आप नहीं बनाए तो पहले आप बनाइए 2 का, 4 का, 8 का, 15 का, वही बनाइए जो आपसे बन रहा है। फिर 15 लिखिए, फिर 8 लिखिए, जो जो छोड़े हैं फिर उल्टा बनाइए, तो टाइम मैनेज हो जाता है। पेपर वाइज स्ट्रेटजी की बात करें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पेपर 1 में आपको क्या करना है, हिंदी को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आखिरी के 4 दिन केवल यही पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, इससे रिपीट होते हैं सवाल। तो बुक आती है बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आप पेपर 1 में तो देख लीजिए, बाकी में मत देखिए, लेकिन लैंग्वेज में देख लीजिए। पेपर 2 ऐसे है, इसको सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस मतलब कोई भी टॉपिक है उसको पॉइंट वाइज की, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, जो जो आपके प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उनका सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। शुरू में मैं कौन सा कोट यूज़ करूँगा, आखिरी में कौन सी कविता यूज़ करूँगा, सब बना के रख लीजिए। और दिमागी रूप से तैयार रहिए कि जो आप तैयार नहीं किए हैं वो भी आ सकता है, क्योंकि पीएससी ना बदनाम हो गई है कि भाई जो पहले से लोग बता देते हैं वही आ जाता है, तो वो ईगो पे भी ले लेते हैं ना कभी कभी। तो तैयार रहो दिमागी रूप से, और ये खुश रहो कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है ना तो अच्छा है ना भाई, आप इतना पढ़े हो। तो पहले से जो सबको पता है वो टॉपिक तो हर कोई लिख के आएगा, लेकिन कुछ नया टॉपिक आ गया तो फिर जो पढ़े लिखे हैं उनका फ़ायदा होगा ना। तो मतलब ना सोच का खेल है। कई लोग ना परेशान हो जाएंगे कि ये मैं नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बनता, दूसरा आदमी खुश हो जाएगा कि भाई मतलब अब तो खेल हुआ ना मेरा, मतलब अब तो मेरे ज्ञान का यूज़ होगा। जो रटे रटाए लोग हैं सब निकल जाएंगे बाहर, बाकी को 15 मिलेगा और मेरे को 35 मिलेगा। तो ऐसे सोचना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर 3 में छत्तीसगढ़ के इतिहास को ज़्यादा फोकस करना है, फिर इंडियन हिस्ट्री को करना है, फिर संविधान, लोक प्रशासन को करना है। इसके अलावा इतिहास का आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले हैं। कुछ टेम्पलेट होते हैं जिनको वैसे लिखते हैं कि किसी भी राज्य का पतन का कारण वही होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। सामाजिक स्थिति वही होती है, महिलाओं की स्थिति और जाति व्यवस्था, ये वो, तो वो देख लीजिएगा। आर्थिक भी वही रहता है। पेपर 4 में आपको क्या करना है, मैथ्स को ज़्यादा ध्यान देना है। इसका भी प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर से आता है ये। 50 पे अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो टारगेट कीजिए 50 में 45 से ऊपर। बुरा है तो भी छोड़िए मत, 20-30 नंबर तो आराम से आ जाता है। जीवनी पढ़ लो यार, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य के, वो 10 नंबर का आता है। तो मैथ्स ना जिससे नहीं बनता वो भी कम से कम प्रीवियस ईयर कर ही लीजिए, जिससे बनता है। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस कर लेना। आप ऐसे देख के चल देते हो, वहाँ बनता नहीं है। उसके बाद साइंस को फोकस करो। मैथ साइंस आपको 10वीं की जो पुरानी बुक है सीजी बोर्ड की, उससे पढ़ना है। और उसके बाद इन्वायरमेंट को फोकस करिए। इन्वायरमेंट में अगर नहीं भी बनता ना तो भी मन से लिख दो, नंबर अच्छा मिलता है। पेपर 5 जो है, इसमें आपको एक तो इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ करना है। सर्वे मैं कोशिश करूँगा बना दूंगा, कई लोग का वीडियो, मतलब कई लोग के कमेंट आए थे, मैसेज भी आए थे, तो सर्वे का मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा इकोनॉमी में आपको क्या करना है, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें मैप खूब यूज़ करना है। कुछ भी पूछा मैप बना दो यार, आधा नंबर तो मिलेगा ना। पेपर 6 है, दर्शन में आपको क्या करना है कि बिल्कुल जो भी दार्शनिक है ना, टेक्निकल चीज़ जो 4-5 पॉइंट है सीधा सीधा लिखना है, उसी का नंबर मिल रहा है। आप थोड़ा भी फेंके ना तो नंबर नहीं मिल रहा है। समाज शास्त्र में आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट भाषा लिखना है, किताबी भाषा। इसके बारे में कई लोग का मैसेज आ रहा था, तो एक सीरीज़ चालू की हम लोग, 2-3 वीडियो आ गए हैं और आ जाएंगे, वीडियो कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक परिदृश्य है उसको आप जो जो सिलेबस में लिखा है उसको पढ़ना है। सिलेबस में जो लिखा है, मतलब कई चीज़ प्री में अपन पढ़ते हैं, मेंस में नहीं पढ़ते, मतलब प्री में नहीं पढ़ते, जो मेंस में आता है, तो वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पेपर 7 में क्या करना है, जो एक्ट वाला सेक्शन है पार्ट 1, वो अच्छे से याद कर लीजिए।
और बेसिक तो याद ही कर लो यार कि धारा 2 में परिभाषा है टाइप का, सब में रहता है ना। दूसरा जो पेपर 2 है उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स वाला देखना है, और पेपर 3 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक हम लोग बोले थे कार में जीपीएस, इसको मैं अच्छे से बता दूंगा, ऐसे ही कई लोग कहा रहा था। किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम रहता है, सी से कोऑर्डिनेशन, ए से एडवाइस करना, आर से रिसर्च करना, जी से ग्रांट देना, एस से स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानकीकरण करना, और बहुत सारे इसके हैं। तो मैं वीडियो ले आऊँगा एक पेपर 7 के बारे में अलग से। देखिए अगले 1 महीना हम क्या करेंगे, आप, मैं वही पूछा भी था आप लोग से। अभी क्या है, थोड़ा सा ना चुनाव वाला टाइम था, उसके बाद अब थोड़ा फुर्सत हूँ मैं, तो आप जो जो बोलेंगे ना मैं सब कर सकता हूँ। जो कॉपी जिनकी चेक नहीं किया हूँ भेज देना एक बार, मैं कर लूँगा। और बाकी एक तो पेपर 7 सोशियोलॉजी चालू कर ही दिए, फिलोसॉफी हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे मैं बोला था आपको 2 ऐसे हम लोग डाल दिए हैं, एक देश एक चुनाव का और भारत एट 2047 का, वो कर देंगे। पेपर 7 में बोला था वो लेते आएंगे, पेपर 7 अब आ जाएगा आपका। इसके अलावा ना कई लोग मैसेज में बोल रहे हैं कि भैया डेली आंसर राइटिंग टाइप का कुछ चालू करवा दीजिए, तो वो आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अगर चाहते होगे। देखिए रिवीजन करना है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 1-2 सवाल आप रोज़ 2 हम बनाएंगे तो वो चालू कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो भाई क्यों करेंगे। तो जो भाई बिल्कुल, मैं तो पॉलिटिकल साइंस वाला हूँ, लोकतंत्र वाला हूँ, जो आप लोग बोलोगे ना कमेंट करिए, जो आपका मन है। अगर मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा मैं। इसके अलावा इतना लंबा वीडियो हो गया, मैं सोचा था छोटा सा बनाऊँगा, लेकिन अब बात करते करते ना बात बढ़ जाती है। तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका ही होगा, मतलब देखिए डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पा रहा है, अगर आप सिलेबस नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त का हो जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ याद नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर में नहीं हो पाएगा, अगर आपको लग रहा है कि अगले अटेम्प्ट में दिलाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कुछ भी लग रहा है ना आपको, नॉर्मल है, सबको लगता है। और जो मतलब ये जो सोच है ना, इससे ऊपर उठ गया उसी का सिलेक्शन होता है। जो भी सेलेक्ट हुआ है सबको ऐसा फील आता है, मतलब आप ऐसे फील करने वाले अकेले नहीं हैं। आ रही फील तो आप ये मानिए कि मैं सही तैयारी कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है। जो तैयारी नहीं करता उसको नहीं लगता, प्री में भी लगता रहा होगा, अभी भी लगेगा, इंटरव्यू में और ज़्यादा लगेगा। तो इस फीलिंग को एंजॉय करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग को बताइएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8878800308, सॉरी 00708। तो इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। जो आंसर शीट जिनकी नहीं, बहुत लोग को मैं रिव्यू दे चुका हूँ, जिनको नहीं दे पाया हूँ वो बिल्कुल कर दीजिएगा मैसेज। और एक ग्रुप भी है हमारा मेंस वाला, उसकी लिंक हम लोग डाल दिए टेलीग्राम चैनल में, वो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको और कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बताइएगा, समाधान करने का प्रयास करेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियो हैं आंसर राइटिंग के बारे में, एसे के बारे में, फिलोसॉफी पे, सोशियोलॉजी पे, बाकी चीज़ों पे भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, तो वो अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जीतेंगे हम लोग, अच्छे से निकालेंगे, होगा। बस मन को ना यही भरोसा दीजिए बार बार कि निकालना है, करना है, पढ़ना है, और पढ़ के ही होता है। और डर तो सबको लगता है, तो पढ़ते जाइए, मुस्कुराते जाइए, और मिलते हैं फिर इंटरव्यू की तैयारी में। धन्यवाद।